नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात करेंगे अहिल्या गान की। जी, इंदौर की होलकर वंश की महारानी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के मौके पर बीजेपी एक अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान के जरिए वो अहिल्याबाई के जीवन और उनके योगदान को जनता तक पहुंचाने का काम करेगी। इसके पहले मोहन सरकार कैबिनेट बैठक धार्मिक नगरी महेश्वर में कर चुकी है, जो अहिल्याबाई को समर्पित थी। और अब बीजेपी 31 मई को अहिल्याबाई की जयंती मनाएगी। इधर बीजेपी के इस अभियान को कांग्रेस अलग नजरिए से देख रही है, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी के अहिल्या गान के पीछे उसकी क्या रणनीति है और क्या बीजेपी इस अभियान के जरिए कोई बड़ा संदेश देने की प्रयास कर रही है। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। बीजेपी का नया अभियान, रानी अहिल्याबाई को सम्मान। एक बार फिर बीजेपी नया अभियान शुरू करने जा रही है। ये नया अभियान रानी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के मौके पर शुरू होगा। बीजेपी के इस अभियान को 21 से लेकर 31 मई के बीच चलाया जाएगा। 31 मई को अहिल्याबाई की 300वीं जयंती प्रदेश भर में मनाई जाएगी। दरअसल बीजेपी के नेता रानी अहिल्याबाई के जीवन मूल्य और वीरता के साथ उनके दूरदर्शी शासन, सामाजिक सुधार, समावेशी शासन और मंदिरों के जीर्णोद्धार के जरिए सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बारे में जनता के बीच में जाकर चर्चा करेंगे। बीजेपी सरकार की सामाजिक सुधार, समावेशी विकास और विकास भी और विरासत भी के संकल्प को जनता के बीच बताएगी। भारतीय जनता पार्टी 31 मई वो देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर देश के अंदर ये अभियान ले रही है। मध्य प्रदेश के अंदर आज इसका एक हमारा कार्यशाला था, देश के अंदर कार्यशाला हो चुकी है और प्रत्येक जिले में 31 तारीख को अहिल्याबाई होलकर जन्म जयंती पर 300वीं जयंती पर बड़े बड़े आयोजन 21 मई को हर जिले के अंदर होंगे। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी ने इस कार्यक्रम को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया। हालांकि अब बीजेपी के इस अभियान पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस बीजेपी के इस अभियान पर तंज कस रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मोहन यादव जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, जो जन सरोकार के मुद्दे हैं उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ समारोह करने में व्यस्त है, अपनी ब्रांडिंग करने में व्यस्त है। और जिस प्रकार से शासकीय खर्चे का दुरुपयोग किया जा रहा है, शासकीय खजाने को खाली किया जा रहा है, आज जो मूल समस्या है उन पे सरकार मौन है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी महापुरुषों को सम्मान देने में जरा भी संकोच नहीं करती। अभी मोहन सरकार अहिल्या देवी का 300वां जयंती वर्ष प्रदेश भर में मना रही है। इससे पहले कैबिनेट बैठक भी धार्मिक नगरी महेश्वर में हो चुकी है, जो अहिल्या देवी को समर्पित रही। हालांकि अब कांग्रेस बीजेपी के इन फैसलों को अलग नजरिए से देख रही है। खैर, राजनीति में महापुरुषों पर हक जताने का पैतरा नया नहीं। बीजेपी हो या कांग्रेस, महापुरुषों के सहारे वोट कबाड़ने का ही मकसद अक्सर इन दोनों दलों का रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि महापुरुषों पर हो रही ये सियासत किसके लिए फायदेमंद साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है खिलावन जी आपका अनादि टीवी में। लगता है कुछ देर है उनको जुड़ने में। तो ब्रजेश जी, सबसे पहले आप ही के पास, लोक माता अहिल्याबाई को ऐसा कोई हिंदुस्तान में तो होगा नहीं जो नहीं जानता है, जो भी शिव भक्त है या जो हिंदुत्व को मानने वाला है। लेकिन अचानक से अगर 300वीं जयंती मनाई जा रही है तो इसके क्या मायने हैं? क्योंकि अगर वो मध्य प्रदेश में हमने देखा कि शासक रही है, हम देखते हैं कि वो महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ है, लेकिन पूरे देश में बीजेपी इसको बढ़ाने का प्रयास कर रही है, तो इसको कैसे देखा जाए? निश्चित तौर पर मनोज जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अहिल्याबाई कोई ऐसा बात नहीं है कि जो ऐसी पहचान की मोहताज नहीं है। पूरी दुनिया नहीं, पूरा देश पूरा जानते हैं उनको। क्यों जानते हैं? उसकी वजह भी है। किस तरह से, किस परिवार में महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ, मध्य प्रदेश में शासन किया। इसके अलावा
धर्म ध्वजा जो इस तरह से उन्होंने साधी, एक तरह से हम कहें कि मंदिरों का जीर्णोद्धार करने की बात करें, चाहे देश के तमाम कोने पर जाकर उन्होंने वो काम किया है। तो जो काम किया है उन्होंने, एक तो वो धर्म के आधार पर उनकी पहचान अलग है, किस तरह से उन्होंने शासन किया है, उनके शासन की अलग बड़े मंदिरों के लिए बात माना जाता है। हाँ, बड़े मंदिरों में जिस तरह से उन्होंने किया, चाहे सोमनाथ की बात करें, काशी विश्वनाथ की करें, और छोटे छोटे घाट तक की हम बात करें जिनका धार्मिक महत्व है, धर्मशालाएं हैं। तो अहिल्या देवी ने वो काम किया है जिसकी वजह से उनको, जो हिंदू धर्म को, संस्कृति को मानने वाले लोग उनको एक तरह से देवी के रूप में पूजते हैं। ये एक अलग बात हो गई कि अहिल्या बाई को किस तरह से याद किया जाता है। एक दूसरा पहलू भी हम देख रहे हैं, राजनीतिक रूप से हम देख लिया जाए, जैसे चाहे अम्बेडकर की हम बात करते हैं, राजनीतिक रूप से भी अहिल्याबाई का बड़ा महत्व है। पूरे देश में हम देख रहे हैं कि अहिल्याबाई जिस वर्ग से, जिस समाज से आती थी, गडरिया समाज से, उनकी लगभग 11% से अधिक आबादी पूरे देश में है, जिसको हम 12 करोड़ कह सकते हैं। 12 करोड़ की आबादी गडरिया, धनकर, बघेल और जो करुआ समाज की जो आती है, उपजातियां, सारी उपजातियां हैं, चाहे वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मानी जाती हैं। उत्तराखंड में गद्दी भी होती है, और बिहार में पाल, भेड़ियार हैं, हमने कर्नाटक में देखा है, वहाँ पर भी इस तरह से जातियां हैं। कर्नाटक में तो करुआ, जिससे हनुमंता, और ये जातियां हैं जिसमें उनके सीएम भी है, सिद्धारमैया जो बात करते हैं हम कर्नाटक के। तो ये जो समाज का एक वोट बैंक भी है। अहिल्याबाई को दो तरह से बीजेपी याद कर रही है। एक तो वो हिंदू धर्म की एक बड़ी पहचान रखती हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले उनको किस तरह से पूछते हैं, एक वो वर्ग होगा, एक वो वर्ग जिसको साधने की कोशिश की जा रही है। चाहे बिहार में हम देख रहे हैं, चाहे हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र में, तो ये मराठाओं के बाद दूसरे नंबर पे आती है उनकी आबादी, 2.5 करोड़। हाँ, 2.5 करोड़ की आबादी है। उत्तर प्रदेश में भी ये बड़ी संख्या में आती है, बिहार में भी आती है। तो एक वोट बैंक को साधने के लिए, और एक इनका परंपरागत एक इतिहास है पाल समाज का, गडरिया समाज का, कि हम 8वीं और 12वीं शताब्दी तक हमने देखा है कि राज किया है बंगाल के कुछ हिस्सों में, बिहार के कुछ हिस्सों में। तो बिहार में देखिए आप चुनाव होने वाले हैं, तो बिहार के हिस्सों में जो 750वीं ईस्वी में जो गोपाल पाल थे, उन्होंने पाल राजवंश की स्थापना की थी। इसके बाद धर्मपाल, रामपाल, और ये हमने देखा 12वीं सदी तक उनका पूरा राजवंश चलता रहा। फिर सेन राजवंश ने इस पर एक तरह से कब्जा किया। बिल्कुल। तो पाल समाज की एक आबादी बड़ी है। मध्य प्रदेश हो गए, हिंदी बेल्ट के अलावा हम देख रहे हैं कर्नाटक से लेकर बिहार तक, जो हमने देखा कर्नाटक और पश्चिम बंगाल तक में इनका दबदबा है, एक तरह से कह सकते हैं एक बड़ा वोट बैंक है। तो बीजेपी उन चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, चाहे बिहार की बात कर लें, यहाँ इनके वोट बैंक को, चाहे राजस्थान की, गुजरात की बात कर लें, उस वोट बैंक को भी अहिल्याबाई के माध्यम से साधने का जतन कर रही है। अहिल्याबाई को पूरा हिंदू समाज मानता है, एक पूरा हिंदू समाज के नाते एक वर्ग उनसे जुड़ेगा, बीजेपी से वो जोड़ा ही हुआ है पहले से। और यदि एक जाति विशेष के नाम से यदि उनकी 300वीं जयंती मनाई जा रही है, तो निश्चित तौर पर एक वर्ग, एक जाति को खास करके केंद्र किया जा रहा है, अपने पाले में लाने का जतन किया जा रहा है। जिस तरह से अम्बेडकर के जरिए हम देख रहे हैं कि एक पूरे वर्ग को साधने के तमाम राजनीतिक दल करते हैं, तो एक बड़ा दाव भी हो सकता है ये बीजेपी के लिए। बिलावन जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि अचानक से बीजेपी के एजेंडे में अहिल्याबाई आई है, क्योंकि हमको जब थोड़ा सा पीछे चले, जब कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण, पुनर्निर्माण हम कह सकते हुआ, उस समय अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा वहाँ स्थापित की गई उस कॉरिडोर में। और देश दुनिया के जब लाखों करोड़ों लोग आते हैं तो वो उनको भी देखते हैं, उनके इतिहास के बारे में जिनको पता वो तो पता, जिनको नहीं पता वो भी उसको देखता है। चाहे हम काशी विश्व के हम घाट देख लें, हम या हम सोमनाथ के मंदिर जो उस समय जीर्णोद्धार कराया है, या तमाम सारे जो मंदिर हैं, धर्मशालाएं उन्होंने खुलवाई। तो बाकी शासकों के बारे में हम देखते हैं उन्होंने तलवार से राज किया। तो उन्होंने अपने जो महेश्वर की स्थापना की, इंदौर में उन्होंने राज किया। उस समय उन्होंने महिलाओं की, जब यूरोप और बाकी दुनिया के देशों में वोटिंग का भी अधिकार नहीं था, उस समय उन्होंने राज किया और 28 साल उन्होंने शासन किया। 75 साल की उम्र में उनका देहावसान हुआ, 225 साल लगभग पहले की बात। तो एक इस नाते एक महिला आइकन तो है, क्योंकि जो अभी तक हम देखते थे कि कई सारी जो वीरांगना है उनको तो याद किया जाता था, लेकिन उस तरीके से याद नहीं किया जाता। तो अब दोनों शायद बीजेपी के दिमाग में कि दोनों उनकी छवि, एक कुशल शासक, महिला प्रशासक, हिंदुत्व के आग्रही कि जिन्होंने शिव मंदिर या तमाम मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, पुनर्निर्माण कराया, नए मंदिर बनवाए, धर्मशाला बनवाए, और एक जो वोट बैंक बिखरा हुआ है। क्योंकि अभी तक ये था कि जो धनकर जाति से जो आती है, जो महाराष्ट्र की, लेकिन जो बाकी की, जैसे मध्य प्रदेश की हम बात करें कि पाल हैं, बघेल हैं, गडरिया, ये सारे लोग उनको अपना मानते कि वो हमारी समाज से हैं।
तो एक झंडे के नीचे लाने का प्रयास, और एक बड़ी आबादी जिसकी लगभग 12 करोड़ की आबादी है, तो एक बड़ा वोट बैंक। देखिए मनोज जी, अहिल्याबाई होलकर जो है निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जिस तरह से उनके कार्य रहे हैं, जिस तरह से धर्म क्षेत्र में हो, समाज के क्षेत्र में हो, महिला उत्थान के क्षेत्र में हो, चाहे राज्य शासन चलाने के दृष्टिकोण। देखिए एक बड़ा समाज जो है उसको अपने हाई कान के रूप में मानती है, और मुझे लगता है बीजेपी इसी बात को जो है बनाने के लिए 3 तरह के जतन कर रही है। 3 तरह के जतन का अर्थात कहना मेरा ये है कि देखिए पहला तो ये कि बीजेपी शुरू से ही महिला वीरांगनाओं को, चाहे वो बहुत बेहतर शासन करने वाले हों, चाहे वो आजादी की लड़ाई लड़ने वाले हों, ऐसे महिलाओं को लगातार जो है अपने आई कान के रूप में या अपने कार्यकर्ताओं के बीच में उनके यश कीर्ति और सब उनके कार्यों का गुणगान करके जो है ना समाज को एक या अपने कार्यकर्ताओं को एक बड़ा संदेश। हम देख रहे हैं रानी कमलापति, भोपाल का इतना बड़ा स्टेशन उनके नाम पर, उनकी प्रतिमा लगाई गई है भोपाल में। रानी कमलापति की बात हो, चाहे रानी लक्ष्मीबाई की बात हो, सब, चाहे अहिल्याबाई की बात हो, चाहे अवंतीबाई हो, सब इस तरह के वीरांगनाओं को निश्चित रूप से बहुत लोग कर रहे हैं। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि देखिए आजादी की लड़ाई हो या अंग्रेज के शासन काल में अंग्रेज से लड़ने वाले लोग हों, या मुगल शासन काल में उनके पास कोई आई कार्ड नहीं था, या उनके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं था जिनको बता करके यह कहा जा सके कि हमने जो है इस तरह के कार्य किए हैं बीजेपी के पास खास तौर पे। तो अब बीजेपी जो है, चाहे 250-300 साल पुराने हो, चाहे 250 साल पुराने हो, उन वीरांगनाओं को, उन योद्धाओं को, जैसे राणा सांगा के बारे में बात हुई, या आपने देखा होगा कि महाराणा प्रताप के बारे में बात हुई, इन सबको जो है निश्चित रूप से उनके कार्यों को सामने ला करके काम करने का प्रयास कर रही है, और एक तरह से वो इसके सहारे जो है जनता तक अपने संदेश पहुंचाने का प्रयास कर रही है। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये है जी कि एक बड़ा वर्ग अहिल्याबाई के समर्थन में या अहिल्याबाई को अपने आदर्श के रूप में स्वीकार करती है पूरे देश में, सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं, बिल्कुल पूरे देश में, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे कर्नाटक हो, बहुत बड़े क्षेत्र में जो है उनको अपने आदर्श के रूप में मानती है देश में जनता। और आगे तक जाएंगे तो हो सकता है कि जम्मू कश्मीर तक उसकी जड़ें निकले हमको। जड़ें केंद्रीय स्तर पे ये निर्णय जो लिया गया है, भाजपा जो कर रही है, भाजपा सरकार कर रही है, भाजपा कर रही है, केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर कर रही है। केंद्रीय स्तर पर इस तरह का एक योजना बनाई गई है कि 21 से 31 मई तक जो है इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, और आज इस संदर्भ में बैठक भी हुई है बिल्कुल मध्य प्रदेश भाजपा के कार्यालय में इस तरह की। और इसी तरह की एक बड़ी बैठक आज उत्तर प्रदेश में भी हुई है। जो निर्णय मध्य प्रदेश में हुए लगभग वही निर्णय उत्तर प्रदेश में भी हुए हैं। जी। तो ब्रजेश जी, लोक माता इकलौती ऐसी है शासक जो लोक माता के रूप में, क्योंकि राजमाता हमने कहीं देखी है, वीरांगना हमने कहीं देखी, लोक माता के रूप में ख्याति है, तो वो भी एक ऐसी छवि जिसको बनाने के लिए बीजेपी निश्चित तौर पर प्रयासरत होगी। देखिए मनोज जी, लगातार उस प्रयास में आगे बढ़ती जा रही है बीजेपी। आप देखिए कि एक बड़ा वोट बैंक है महिलाओं का, चाहे वो रानी अवंतिकाबाई की बात करें, चाहे हम देख रहे हैं कि रानी लक्ष्मीबाई की बात करें, चाहे रानी कमलापति की बात करें, लगातार महिलाओं की बात कर रहे थे। सर, एक अहिल्याबाई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बीजेपी की आप रणनीति देखिए, आप जिस तरह से एक वोट बैंक और जिस तरह से महिलाओं में खासकर जो एक जागरूकता आई है, जिस तरह से हम देख रहे हैं पुरुष प्रधानता थी, अब महिलाओं का एक वोट बैंक किस तरह से बीजेपी उस पर पकड़ बनाए हुए है। बिल्कुल, तो ये एक रणनीति का हिस्सा है मनोज जी। लगातार वीरांगनाओं को पूरे देश में काम कर रहा है, पूरे देश में काम, मध्य प्रदेश में हरियाणा देखा, महाराष्ट्र में देखा, झारखंड में भी ये फार्मूला भले ही विपक्ष के लिए काम, झारखंड है, कर्नाटक है मनोज जी। तो आप देखिए वोट बैंक है कि महिलाओं में जो जागरूकता है, बिहार में भी देखने को मिले हमको। बिल्कुल। तो आप देखिए सिर्फ एक वजह नहीं है इसकी,
बहुत सारी वजह हैं क्यों लगातार जो हम देख रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिस तरह से फोकस किया, जिस तरह से वीरांगनाओं पर फोकस किया, लोक माता पर भी पहली बार नहीं कर रहे हो, हाँ निश्चित तौर पर कार्यक्रम बड़ा कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी देख ली, चाहे उनकी प्रतिमा की स्थापना की बात हो, चाहे उनके बारे में जिक्र करना प्रधानमंत्री से लेके, हम पहले भी उनके नाम को भुनाते रहिए बीजेपी, हम जिस तरह से देख रहे हैं। लेकिन व्यापक स्तर पर काम करने के पीछे जो मैंने कहा, एक तो पहला मकसद वो हो सकता है कि एक वोट बैंक को एक वर्ग जाति के नाम पर एकजुट करना, अपने पाले में लाना। कि देखिए हम बीजेपी ने किस तरह से काम किया, आपने बीजेपी ने देखिए आदिवासी वर्ग के जो नायक हैं, नायिकाएं हैं, उनको आगे लाकर उस वर्ग में एक तरह से उस जागृति लाने का काम किया, उस वर्ग को सम्मान देने का काम किया है, जो कि कांग्रेस पर लगातार आरोप लगाती रहे यह बीजेपी के, वो सिर्फ कुछ लोगों को ही नाम पर, मतलब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनके नाम पर राजनीति करती रही है, बाकी के जो नायक हैं, अन्य वर्ग के जो नायक हैं, उनको उन्होंने वैसा सम्मान नहीं दिया। वो सम्मान देने की बात है, एक वर्ग को पूरे छाते के नीचे लाने की बात है कि एक वोट बैंक पूरा इकट्ठा हो जाए, उनके नाम पर एकजुट हो जाए। और इसके अलावा जो मैंने कहा कि बड़ा एक वर्ग है जो महिला अब इस हिसाब से वोट करती। एक समय था महिला कैसे वोट करती है मनोज जी, कि पुरुष उन्होंने कह दिया घर के ने कि इसको वोट देना है, अब महिला स्वविवेक से अपना वोट करती है। यही वजह है कि आप देखिए कि मुस्लिम खासकर हम जो स्वयं मानते हैं, एक वोट बैंक हो गई है, स्वयं एक वोट बैंक हो गई। और पति ने कहा इसको ठप्पा दे दो, इसका बटन दबाना, वो नहीं मिलती है, वो उसको लगता है जो उसके लिए बेहतर है उसको वोट करती है, उसको वोट करती है। तो आप देखिए इसका असर दिखा है पूरे देश में, हमने इसका असर देखा है। और यही 33% आरक्षण की क्यों बात की जा रही है, अब महिला आगे आएंगी, उनको उतना आप संसद में भी उसको महत्व देने वाले हो, यहाँ भी देने वाले हो, तो उनको जागृति लाने के लिए उस महिला वोट बैंक को एक करने के लिए कि हम आपको ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, हम आपको ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं, ना कि विपक्षी दलों की तुलना में। तो ये पूरी एक रणनीति का हिस्सा है मनोज जी, ये रणनीति है वोट बैंक को साधने की, महिला वर्ग को एकजुट करने की और अपने पाले में लाने की। तो उसके लिए चाहे अहिल्याबाई का जिक्र करना हो, चाहे रानी अवंतीबाई का जिक्र करना हो, चाहे आपको रानी लक्ष्मीबाई का जिक्र करना हो, रानी कमलापति का जिक्र करना हो, वो तमाम महिलाओं का जो एक नायक रही हैं, जिनको महिलाएं अपना एक तरह से वो मानती हैं कि नायक हैं, उनकी नायिकाएं हैं, वो उनका आइकॉन है, तो उनको आगे रखकर एक वोट बैंक को साधने का जतन है, मुझे लगता है जी। तो खिलावन जी, ऐसे समय में जब जातिगत जनगणना का शोर बड़ा तेज मचा, राहुल गांधी से लेकर तमाम सारे नेता और केंद्र सरकार भी तैयार हो गई, पिछली जनगणना में हमने देखा था 40 लाख जातियां गिनी गई थी, तो ऐसे में एक ऐसे आइकॉन का उभारना भी बीजेपी के लिए, देश के लिए फायदेमंद है कि जिसके नाम पर कई सारी जातियाँ उपजातियाँ उनके पीछे आकर खड़ी हो सकती हैं। क्योंकि वैसे हम देखें कि वो धनगर जातियाँ पैदा हुई अहमदनगर महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में हमने देखा कई देश पूरे, उन्होंने ये नहीं देखा कि महाराष्ट्र में पैदा हुई या मध्य प्रदेश के एक हिस्से में शासन किया है तो उसी इलाके का ध्यान दिया। उन्होंने जाति धर्म से उठकर हमने देखा काशी विश्वनाथ हो, गुजरात का सोमनाथ हो, देश के जितने तमाम सारे कई सारे राज्यों में उन्होंने दक्षिण तक में धर्मशालाएं बनवाई, जीर्णोद्धार कराया। और उनके पीछे मध्य प्रदेश में हम बात करें कि पाल हैं, बघेल हैं, गडरिया हैं या धनगर हैं महाराष्ट्र के, या उत्तर प्रदेश की तमाम सारी जातियाँ, वो उनको अपना आइकॉन मानती, उनकी पुण्यतिथि मनाती, उनकी जयंती मनाती है। तो एक सही मौका था कि जितनी उससे जुड़ी जाति उपजाति है उनको एक साथ ले आया जाए, क्योंकि वैसे अगर आबादी उनकी 12 करोड़ के आसपास है और जातियां गिनेंगे तो हज़ारों की संख्या में हो जाएंगी, लेकिन अगर उनके एक एक आइकॉन के पीछे जाओगे आप तो संकट का काम है। इसलिए एक ऐसा एक आइकॉन को आगे लाओ कि जिसके पीछे सारे 10 करोड़ लोग इकट्ठा हो जाएं। खिलावन जी, आवाज़ मिल रही है आपको मेरी? चलिए मैं आऊँगा खिलावन जी आपके पास, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कत है जी ब्रजेश। लेकिन निश्चित तौर पर मनोज जी आप देखिए कि एक आइकॉन चाहिए आपको, अलग अलग आप देखिए जब चुनाव आते हैं या कुछ एक वर्ग को साधना होता है तो उस वर्ग के नेताओं का महत्व दिया जाता है, जिस क्षेत्र में जिसकी आबादी होती है उस हिसाब से उसकी ड्यूटी लगाई जाती है, उसके आइकॉन बनाकर या उसको नेतृत्वकर्ता बनाकर आप उस वोट बैंक को साधना चाहते हो। अब तो पन्ना प्रमुख तक में देख लेते हैं कि 10-15 लोग जोड़ना, तो उसी के कैलिबर का आदमी ढूंढ लिया जाता है जो कर सकता है। जब लेकिन आपको एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए कि जिससे तमाम लोग इकट्ठे हो जाएं, जो जातियों में बटे हैं वो उपजातियों में बटे हुए हैं, सब एक नाम पर, तो एक नाम पर कैसे होता है? यदि आपके समाज की मान के चलिए कि सहस्त्रबाहु समाज में हम देखते हैं, कलार समाज में है तो सहस्त्रबाहु को लेकर वो पूरा एकजुट हो जाते हैं, जो भी उनको मानने वाले हैं राज उसको लेकर एकजुट हो जाते हैं। ऐसे ही हमने देखा है कि अम्बेडकर को लेकर तमाम जो उपजातियों में बटे हैं पूरे दलित एकजुट हो जाते हैं। और यदि अहिल्याबाई के नाम पर पूरे धनकर हों, चाहे पाटिल हों, बघेल हों, गडरिया हों, पाल हों, चौधरी हों,
और हम देख रहे हैं पूरे देश में जिस तरह से पूरी आबादी है इनकी, मानते किसको है? एक को मानते हैं ना। जब भी यदि उस समाज का कोई कार्यक्रम होगा, उस समाज का कोई सम्मेलन होगा, तो अहिल्याबाई की तस्वीर वहां पर होगी मंच पर, उनकी पूजा के साथ वो स्टार्ट करेंगे, उनको याद करके वो अपने पूरे काम करेंगे समाज को आगे कि हमारी समाज की आइकॉन है। सबसे बड़े आइकॉन में यदि एक व्यक्ति या एक महिला उस समाज को एकजुट कर सकता है, तो उसका फायदा क्यों नहीं राजनीतिक रूप से राजनेता उठाने की कोशिश करेंगे? तो वो एकजुट करने की ना, समाज विभिन्न बटा रहता है, तो यदि एकजुट करने के लिए यदि हम देखते हैं कि नेता तो कुछ कांग्रेस में, कुछ बीजेपी में, समाजवादी पार्टी में, नेताओं के कारण तो बटा होता है, लेकिन एक चेहरा ऐसा होता है समाज में जिसके नाम पर तमाम राजनीतिक दल एक मंच पर आ जाते हैं, उनके नेता जो नेतृत्व करते हैं वो एक मंच पर आ जाते हैं, समाज भी एक मंच पर आ जाता है, वहां राजनीति नहीं देखी जाती। तो इसका फायदा उठाने के लिए अहिल्याबाई एक तरह से मुझे लगता है ज्यादा मुफीद हैं। उनको उसी सम्मान की दृष्टि से, चाहे वो गढ़िया समाज का व्यक्ति हो, सम्मान से देखता है, चाहे अन्य हिंदू समाज हो, वो उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। उसी सम्मान जितना समाज दे रही है उनको, उतना ही सम्मान दूसरे वर्ग में भी है, उनका हिंदू समाज में भी है। तो आप देखिए कि उसका फायदा है ना निश्चित तौर पर। आप उनको मानेंगे तो तमाम समाज भी उनके नाम पर, क्योंकि धर्मशाला उन्होंने बनाई है, मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तो वो किसी एक वर्ग हाँ, उस घाट पे तो है नहीं कि ये पाल समाज या धनगर आदमी के नहाएगा धोएगा या मंदिर में वही जाएगा, वो तो सबके लिए बनाया उन्होंने। तो लोक माता का जो अहिल्याबाई को कहा जाता है, उनके शासन की एक अलग व्याख्या है मनोज जी। उनके शासन जिस तरह से किया उन्होंने, जिस तरह से हमने देखा कि समाज में भेदभाव नहीं किया उन्होंने, किस तरह से शासन व्यवस्था चलाई। किंवदंती है तो उन्होंने अपने पुत्र को भी नहीं बख्शा। ठीक है, वही तो, जिस तरह से न्याय प्रणाली थी उनकी, और जिस तरह से न्याय प्रणाली थी, तो आप देखिए कि उनका एक अलग महत्व है। जिस तरह से हम कहते हैं हरिश्चंद्र की दुहाई देते हैं, वैसे अहिल्याबाई की भी दुहाई दी जाती है। और आप देखिए कि मध्य प्रदेश मालवा क्षेत्र तो एक तरह से हम कहा जाता है कि पूरा अहिल्याबाई के नाम पर एकजुट रहता है। एक वोट बैंक पूरा जो अहिल्याबाई के नाम पर है पूरे देश में, उसको लेकिन एक और चीज है विजय जी की राजनीतिक चेतना भी, क्योंकि अभी तक हम देखते हैं कि कई सारी जातियों की बात होती चुनाव के समय, तो उसका प्रतिनिधिमंडल पहुंच जाता है, राजनीतिक दलों से मांग करता है कि हमारी इतनी आबादी, इतना वोट चाहिए, हमारी इतनी आबादी। लेकिन इस वर्ग की ओर से ऐसी कोई डिमांड उठती नहीं है। लेकिन हो सकता है बीजेपी एक पॉलिटिकल चेतना उनमें उभारना चाह रही है कि देखिए आप पॉलिटिकल रूप से सशक्त भी हम बनाएंगे कि अगर आप सारे अहिल्याबाई के पीछे खड़े हो जाते हैं तो फिर आपके समाज को उसी अनुपात में हम राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी देंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि छोटी छोटी जातियों को वो लाई हैं, चाहे वो अपना दल के हों, चाहे वो दूसरे दल की बात करें, ओम प्रकाश राजभर की बात कर लें, दारा सिंह की बात कर सकें, तो ऐसे छोटे छोटे राजनीतिक दल उन्होंने बनाए हैं और उनको पॉलिटिकल पावर दिया। मध्य प्रदेश में भी होता देखेंगे हम आने वाले दिनों में। निश्चित तौर पर मनोज जी, ये सामने पहले भी देख चुके हैं। जो मैं अंबेडकर का बार बार जिक्र कर रहा हूं, तो अंबेडकर के कारण पूरी जातियां एकजुट हो गई ना, एक व्यक्ति की वजह से। तो अहिल्याबाई के नाम पे आगे भी एकजुट क्यों नहीं हो सकती हैं? तो वैसा ही एक चेहरा आपके सामने आ सकता है। वो वोट बैंक साधने के लिए इतना महत्व नहीं था राजनीति में अंबेडकर का, जो कि अब हो गया है मौजूदा समय में। तमाम राजनीतिक दल उनको आगे लेकर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? जरूरी भी हो गया, मजबूरी भी हो गया, मजबूरी भी हो गए। नहीं तो एक समय था कांग्रेस ने हाशिए पर डाल दिया था, तब उनका उतना महत्व नहीं था। लेकिन समाज में जागरूकता आई तो आप देखिए आप महत्व बढ़ गया, क्योंकि समाज ने पहले उनको एक्सेप्ट किया, अपना हीरो माना। तो यदि समाज ने हीरो माना तो राजनीतिक दलों की मजबूरी हो गई। काशीराम ने वो राजनीतिक चेतना जगाई जो उनका पोता प्रकाश अंबेडकर नहीं पाए थे। तो आप देखिए बीजेपी भी वही राजनीतिक चेतना जगाने की कोशिश कर रही है। आप यदि राजनीतिक चेतना जागृत हो गई उस वर्ग में ही, समाज में ही, तो एक आइकॉन और है, आइकॉन तो है ही वो, लेकिन एक वोट बैंक के हिसाब से जिस तरह से अंबेडकर की हो गई एक मजबूरी, वैसे ही बाकी के राजनीतिक दलों के लिए भी आगे हो सकता है अहिल्याबाई भी मजबूरी बन जाए, उनको भी उतनी तवज्जो मिलने लगे उस राजनीतिक मंचों पर, राजनीतिक व्याख्यानों में, राजनीतिक चर्चा में। तो मुझे लगता है कि ये एक जागृति का काम ही करेंगी। क्या हम एक तो एक जागृति का काम एक समाज के लिए, दूसरा क्या हम महिलाएं हमारे यहाँ किस स्तर पर कितनी महत्वपूर्ण जगह पर रही हैं, जो कि हम कहते हैं पुरुष प्रधान है। इससे पहले तो महिला प्रधान ही कह सकते हैं ना। महिलाओं की जागृति कितनी थी, हमारा तो पूरा इतिहास है कि महिलाएं, सीता मैया हमने देखा उन्होंने पसंद से स्वयंवर किया। तो वो दौर, वो समाज में एक जागृति यदि आ जाएगी महिला वर्ग में, तो इसका फायदा भी होगा मनोज जी, पूरे समाज को फायदा होगा। उसका समाज को भी फायदा होगा, देश को भी फायदा होगा। बहरहाल वक्त इतना ही था, इस चर्चा को ही विराम देना होगा। तो अहिल्या गान, और इसलिए भी जरूरी है कि वो केवल एक आइकॉन नहीं थी, एक ऐसी शासक थी जो प्रजावत्सल रही हैं, जिन्होंने एक राजनीतिक चेतना का जगाने का काम किया। उन्होंने शस्त्र भी उठाए, उन्होंने शास्त्र भी उठाए, उन्होंने एक नई राजधानी बनाई, घाट मंदिर का निर्माण किया, और एक राजनीतिक चेतना की ऐसी वो अभिव्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आई हैं जिसके बारे में समाज आने वाले कई युगों तक
चिंता करेगा। और ऐसे में अगर बीजेपी वोट बैंक के बहाने ही सही उनको याद कर रही है, एक राजनीतिक चेतना जगाने का काम कर रही है, तो इसकी तो प्रशंसा की जाना चाहिए। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।